काफी समय पहले यह दुनिया काफी अंधकारमय थी। सभी कुछ अंधेरे के वश में समाया हुआ था। लेकिन तभी एक माइटी हीरो की एंट्री होती है और वो अपने हुक के माध्यम से पूरे सन को ही उस प्लेनेट के करीब ला देता है, जिसकी वजह से वहाँ रोशनी और जीवन पनपने लगती है। यह आदमी था गार्जियन ऑफ द सन, जो कि सन का इस्तेमाल करके इस दुनिया में मौसम को नियंत्रित करता था। सन के पास आते ही धरती के दूसरी तरफ एक और अजीब सा दिखने वाला इंसान प्रकट होता है। यह इंसान सपनों की दुनिया से आया हुआ था, जो कि गार्डियन ऑफ द मून कहलाता है। वह अपने साथ एक मून लेकर आया था और कई सारे ड्रीम्स भी। इस तरह दोनों सन और मून गार्डियन ने मिलकर इस दुनिया में बैलेंस बना रखी थी। इस घटना को कई हजार साल बीत चुके हैं। आज के दिन सन को खींचने का काम एक बहुत ही विशाल स्टोन गोलम द्वारा किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ी चिड़िया की आकृति वाला विशाल जीव मून को खींचने का काम करता है। ये दोनों सन और मून को एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। हालांकि सन और मून अपने ही लैंड में मूव करते रहते हैं, एक दूसरे के लैंड में हस्तक्षेप नहीं करते। इस तरह इस दुनिया ने अपने ही अंदर दो दुनिया बना रखी है, दिन की दुनिया और रात की दुनिया। धरती के इस दोनों हिस्सों पर कई सारे अजीबोगरीब दिखने वाले जीव रहते हैं, जो कि अपने गार्डियन को फॉलो करते हैं। ये गार्डियन कई सालों में एक बार चुने जाते हैं। डे वर्ल्ड में सोहने नाम का एक बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट और लड़कियों के बीच फेमस लड़का नेक्स्ट सन गार्डियन के रूप में चुना गया है। वहीं नाइट वर्ल्ड में उसके बिल्कुल ही उलट एक शांत और विलन जैसे दिखने वाला आदमी, जिसका नाम लियोन है, उसे अगले मून गार्डियन के रूप में चुना गया है। इन दो दुनिया के बीच एक और जीवन है, जो कि इनके बिल्कुल बीच में है। यहाँ के लोग वैक्स से बने हुए हैं। इन्हीं में से एक घर में ग्लिम नाम की एक लड़की अपने फादर के साथ रहती है, जो कि कल होने वाले सन और मून गार्डियन क्राउनिंग सेरेमनी में जाने के लिए काफी ज्यादा उत्साहित है। लेकिन उसके फादर नहीं चाहते कि वो क्राउनिंग सेरेमनी में जाए, क्योंकि दिन की गर्मी उसे पिघलाकर खत्म कर सकती है, जैसे कि उसके माँ के साथ हुआ था। लेकिन वो अपने फादर की बात को अनसुना कर देती है। इधर नाइट वर्ल्ड में एक लड़का जिसका नाम म्यून है, वो काफी ज्यादा खुश मिजाज और जिंदा दिल व्यक्तित्व है। उसे मस्ती करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन यही चीज कभी कभी उसे समस्या में भी डाल देती है। जब लियोन सेरेमनी की तैयारी कर रहा होता है, तो म्यून मस्ती करते हुए गलती से उसके स्पीच में बाधा पैदा कर देता है, जिसे देख गुस्सा होते हुए उसके पिता उसे एक जमीन में बनी सुरंग में डाल देते हैं। बेचारा अपनी हरकत पर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। म्यून के पास एक खास तरह की शक्ति है, वो बुरे सपने को खुशनुमा सपने में बदल सकता है। खैर सेरेमनी का दिन आ जाता है। सन और मून एक दूसरे के बिल्कुल करीब लाए जाते हैं और सेरेमनी शुरू होती है। दिन की दुनिया के ओल्ड गार्डियन मास्टर जोला अपनी शक्तियों को सोने को देते हुए कार्यक्रम को पूरा करते हैं और उसे नया सन गार्डियन नियुक्त करते हैं। बाकियों की तरह म्यून और ग्लिम भी इस सेरेमनी को देखने आए हुए हैं। तभी मून गार्डियन की सेरेमनी भी शुरू होती है। मास्टर यूल, जो कि ओल्ड मून गार्डियन है, वो भी सेरेमनी को शुरू करते हुए लियोन और उनके पवित्र क्रिएचर को बुलाते हैं। पवित्र क्रिएचर का निर्णय ही उनके लिए मान्य होगा। लियोन खुद को मून गार्डियन के प्रत्याशी के रूप में यूल के सामने प्रेजेंट करता है और उनका पवित्र जीव लियोन को न चुनकर म्यून को अगले न्यू गार्डियन के रूप में चुन देता है। इसे देख म्यून काफी ज्यादा घबरा जाता है और इस घटना को बस एक इत्तेफाक कहने लगता है। लेकिन अब उनके पवित्र जीव ने ही उसे चुना था, तो मास्टर यूल इस पर कुछ नहीं कर सकते थे। अब म्यून को ही यह जिम्मेदारी संभालनी होगी। उधर किसी और जगह अंडरवर्ल्ड के अंधकार में इविल मॉन्स्टर नेक्रोस के नुमाइंदे उसे बताते हैं कि पावरफुल मास्टर जोला अब रिटायर हो चुके हैं। अब यही सही समय है कि सूरज पर कब्जा कर लिया जाए। नेक्रोस इसे सुन काफी खुश होता है और अपने प्लान को आगे बढ़ाता है। वो अपने 2 शेड सर्पेंट को ऊपरी दुनिया में भेजता है, ताकि वे किसी को करप्ट करके उसके द्वारा अपने प्लान को पूरा कर सके। वे सेठ सरपेंट ऐसे आदमी के पास जाते हैं जिसने कि इस कुछ दिनों में काफी ज्यादा दुख झेला था, लियोन के पास। लियोन काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसने मून गार्डियन के पदवी के लिए कई सालों से ट्रेनिंग की थी, पर जब अंत समय आया तो उसकी जगह म्यून को चुन लिया गया। वो इससे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। उसके मन के इसी अंधकार का फायदा उठाकर सेठ सरपेंट उसके सामने एक प्रपोजल रखता है। अगर उसने सन को नेक्रोस के हाथों तक पहुँचाने में मदद की, तो वो उसे मून वर्ल्ड का नया गार्डियन बना देगा। क्रोध और मोह के माया से भ्रमित होकर लियोन उसके प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेता है और नेक्रोस की मदद के लिए तैयार हो जाता है। उधर मास्टर यूल म्यून को मून कैरियर के पास ले जाते हैं, जिसके ऊपर उनका टेंपल बना था। म्यून देखता है कि वहाँ कई सारे छोटे छोटे स्पाइडर जैसे दिखने वाले जीव अपने स्टिंग्स से मून को होल्ड किए हुए थे। मास्टर यूल उसे बताते हैं कि ये स्टिंग्स साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि मून कैरियर अपना चलना जारी रखता है। फिर वे उसे ड्रीम की दुनिया में जाने का एक खुफिया डोर भी दिखाते हैं, जहाँ से ही फर्स्ट मून गार्डियन ने मून को इस दुनिया में लाया था। म्यून को अभी भी लगता है कि वह सच्चा गार्डियन नहीं है। उसे लगता है कि उस पवित्र जीव से जरूर कोई गलती हुई है, वह तो हर चीज में नालायक है, तो वह
टेम्पल को कैसे संभाल सकेगा। लेकिन इससे पहले कि वो अपने सारे सवालों का जवाब पाता, मास्टर यूल अपना देह त्यागते हुए बाकी गार्जियन की तरह एक चमकीले प्लांट में परिवर्तित हो जाते हैं। उधर सन वर्ल्ड में भी अपने पुराने गार्जियंस की तरह मास्टर जोला भी स्टोन स्टेच्यू में बदल जाते हैं। अब यहाँ के टेम्पल का सारा कार्यभार सोहोने के ऊपर आ गया है। पर दुख की बात यह है कि उसका हार्पून स्किल अब कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि टेम्पल फिलहाल फोटोसिंथेसिस और बाकी वैज्ञानिक जरिए की ओर फोकस कर रहा था। उधर मून वर्ल्ड में म्यून टेम्पल को कंट्रोल करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बुरी तरह से फेल हो जाता है। उसकी गलती से स्ट्रिंग्स टूटने लगते हैं और मून टेम्पल से दूर जाने लगता है। यहाँ तक कि मून कैरियर भी अपने मार्ग से डगमगा जाता है और इधर उधर बढ़ने लगता है। म्यून किसी तरह मून को कंट्रोल तो कर लेता है, पर इस दौरान मून कैरियर अपने स्लीपिंग स्टेट में चला जाता है और बिल्कुल नहीं हिलता। इसलिए अब म्यून को ही मून को संभालना पड़ता है। उधर सन टेम्पल में सोहोने इसे नोटिस कर लेता है और वह मून पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी वहाँ सोहोने के पास लियोन प्रकट हो जाता है और उसे गुमराह करते हुए कहता है कि उसे म्यून को नाइट वर्ल्ड के गार्डियन के पद से हटा देना चाहिए। वह गार्डियन के नाम पर धब्बा है। उसकी वजह से डे वर्ल्ड में भी काफी ज्यादा अस्थिरता आ सकती है। अपने भड़काऊ ज्ञान से वह सोहोने को अपने वश में कर लेता है और सोहोने गुस्से से भरकर सन वर्ल्ड को छोड़कर मून वर्ल्ड में म्यून को पद से हटाने चला जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर नेक्रोस के डेविल मिनियन सन टेम्पल में जाकर सन को चुरा लेते हैं, जिससे कि सन वर्ल्ड में भी अंधकार छाने लगता है। इधर ग्लिम अपने घर से 2 मिनियंस को सन को चोरी करते हुए देख लेती है और जल्दी से सोहोने को इसकी जानकारी देने के लिए भागते हुए उसके पास जाने लगती है। इधर सोहोने जब मून टेम्पल में पहुंचता है तो वह देखता है कि म्यून खुद ही मून को होल्ड किए हुए है। वो उसकी इस गलती के लिए उसे फटकार लगाता है और उससे मून छीनते हुए लियोन के हाथ में पकड़ा देता है। फिर वो मून वर्ल्ड का नया गार्डियन लियोन को घोषित कर देता है। दुखी होकर म्यून जंगल की ओर चला जाता है। तभी ग्लिम वहाँ पहुँचती है और सोहोने को बताती है कि डे वर्ल्ड से सन को चुरा लिया गया है। इसे सुन सोहोने काफी ज्यादा घबरा जाता है और बाहर जाकर देखता है कि प्रकाश की आखिरी किरण के साथ पूरे विश्व में अंधकार छा गया है। लियोन उसे बताता है कि जरूर यह नेक्रोस का काम है, उसी ने सन को चुराया है। वह उन्हें अंडरवर्ल्ड में जाने की हिदायत देता है। तब तक वो यहीं रहकर मून टेम्पल की रक्षा करेगा। उधर अंडरवर्ल्ड में नेक्रोस सन को हासिल कर लेता है और उसे बुझा देता है। इधर ग्लिम और सोहोने अंडरवर्ल्ड में नेक्रोस के पास जाने लगते हैं। पहले तो ग्लिम अपने हीरो को पास पाकर काफी ज्यादा शाय फील करती है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चलता है कि सोहोने एक बड़े से शरीर के ढांचे के अलावा और कुछ नहीं है। वह उसे बार बार एक ही जगह पर घुमाता रहता है। तभी ग्लिम डिसाइड करती है कि अब वह चार्ज अपने हाथों में लेगी और वह तारों का सहारा लेते हुए अंडरवर्ल्ड में जाने का रास्ता ढूंढने लगती है। तभी उनका सामना म्यून से होता है। जब उसे पूरी स्थिति का पता चलता है तो वह भी अंडरवर्ल्ड में जाने का निश्चय करता है। आखिरकार उसकी वजह से ही तो यह शुरू हुआ था। फिर वे तीनों अंडरवर्ल्ड की तरफ जाने लगते हैं। उधर मून टेम्पल में लियोन अपने गार्डियन के पद को पाकर काफी ज्यादा खुश है, पर पता नहीं क्यों वो मून को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। वह कई कोशिश करता है मून को वापस आसमान में भेजने की, पर मून ऊपर नहीं टिक पाता और धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। यहाँ तक कि सन की गैर मौजूदगी में मून का अस्तित्व खत्म होने लगता है और छोटा होते होते वो पूरी तरह से वैनिश हो जाता है। इसे देख लियोन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी धरती में सन और मून के ना रहने पर काफी ज्यादा हलचल होने लगती है। इस हलचल से मून कैरियर भी जाग जाता है और वह दौड़ते हुए सीधे अंडरवर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। इधर अंडरवर्ल्ड की ओर जाते हुए म्यून और ग्रुप का सामना फास्पो से होता है। यह मून वर्ल्ड का एक ऐसा गार्डियन था जो कि अचानक गायब हो गया था। वह ग्लिम को अपने कुछ शक्तियाँ देता है ताकि वो किसी भी चीज की गर्मी से ना पिघल सके। फिर वह भी उनके साथ अंडरवर्ल्ड की तरफ जाने लगता है। जाते हुए वो उन्हें नेक्रोस के बारे में बताता है। जब वह मून वर्ल्ड का गार्डियन हुआ करता था तो उस समय नेक्रोस डे वर्ल्ड का गार्डियन था। नेक्रोस पहले तो बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक उसने बुरी शक्तियों का साथ चुना और सन को अपने पास रखने का निश्चय किया। उसके इस करतूत से पूरी धरती पर अंधकार छा गया। लेकिन उसी दौरान मास्टर जोला ने कमान संभाली और नेक्रोस को धूल चटाते हुए उसे धरती की गहराइयों में भेज दिया और दुनिया को बचा लिया। पिछले 300 वर्षों से नेक्रोस मास्टर जोला के जाने का इंतजार कर रहा था ताकि वह फिर से अपने अंधेरे का साम्राज्य स्थापित कर सके। उसने जो चाहा वो उसने करके दिखाया। इस पर ग्लिम उससे पूछती है तो वो उस समय वहाँ क्या कर रहे थे, उन्होंने नेक्रोस को क्यों नहीं रोका। इसे सुन फोस्फो की बोलती बंद हो जाती है और वो बिना उत्तर दिए ही वहाँ से चला जाता है। वास्तव में बात यह थी कि वह नेक्रोस से काफी ज्यादा डर गया था और सभी की नजरों से गायब हो गया था। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए ग्रुप आखिरकार अंडरवर्ल्ड के गेट तक पहुँच जाता है।
लेकिन इससे पहले कि वे वहाँ पर जंप लगाते उन्हें वहाँ मून कैरियर भी आता दिख जाता है। स्थिति को जानने के लिए म्यून डिसाइड करता है कि सही यही रहेगा कि वह मून को बचाने के लिए यहीं रहे। वहीं सोहोने सन को बचाने के लिए कूद पड़ता है। ग्लिम भी म्यून के साथ मून टेम्पल की ओर निकल पड़ती है। म्यून नोटिस करता है कि मून कैरियर की अवस्था बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो काफी घबराई हुई है। म्यून अपनी शक्तियों के माध्यम से उसे शांत करने की कोशिश करता है। आखिर में काफी प्रयासों के बाद वो इसमें सफल भी हो जाता है। फिर वह टेम्पल के अंदर जाता है और पाता है कि वहाँ तो मून है ही नहीं। कोई उपाय ना सूझने पर म्यून और ग्लिम सपनों की दुनिया के खुफिया रास्ते से ड्रीम वर्ल्ड में चले जाते हैं। इधर अंडरवर्ल्ड में कई सारे सेड सर्पेंट सोहोने को घेर लेते हैं और उसे इवल बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वो खुद को मजबूत रखने की पूरी कोशिश तो करता है पर धीरे धीरे उसका नियंत्रण उससे छूटने लगता है। पर तभी फोस्पो अचानक वहाँ पर आ धमकता है और उन खतरनाक सर्पेंट के चंगुल से उसे छुड़ा लेता है। इधर ड्रीम वर्ल्ड में डार्कनेस के क्रिएचर म्यून और ग्लिम को घेर लेते हैं और उन्हें सताने लगते हैं। हालांकि म्यून को एहसास हो जाता है कि ये बस एक नाइटमेयर है। फिर वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर उन सभी को आसानी से भगा देता है। नाइटमेयर की दुनिया से निकलने के बाद म्यून वहाँ के एक बड़े क्रिस्टल से मून की आकृति का क्रिस्टल निकालने लगता है। फिर वे उस नए मून के साथ ड्रीम वर्ल्ड से बाहर निकलते हैं। उनके इस कारनामे को देख ल्यून काफी अचंभित रह जाता है और वह हार मानते हुए म्यून को ही मून वर्ल्ड का सच्चा गार्डियन कहने लगता है। फिर म्यून और ग्लिम सोहोने की मदद करने के लिए अंडरवर्ल्ड में चले जाते हैं, जो कि नेक्रोस के द्वारा काफी बुरी तरह से पीट चुका था। जब म्यून और सोहोने साथ मिलकर नेक्रोस से लड़ रहे होते हैं, उसी दौरान ग्लिम नेक्रोस के पास से सन को चुरा लेती है और उसे प्रकाशित करने लगती है। सौभाग्य से उसकी कोशिश काम आ जाती है और सूरज फिर से पहले जैसे ही चमकने लगता है। लेकिन इस तेज प्रकाश से ग्लिम पूरी तरह से पिघल जाती है। म्यून और सोहोने इसे देख काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं और पूरे आक्रोश के साथ नेक्रोस का खात्मा करने के लिए जुट जाते हैं। म्यून अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर नेक्रोस को सपनों की दुनिया में भेज देता है, जहाँ की नेक्रोस की एक भी नहीं चलती। इसका फायदा उठाकर म्यून नेक्रोस के अंदर से इविल सेड सर्पेंट को बाहर निकाल देता है, जिसने की नेक्रोस पर अपना वश कर रखा था। फिर म्यून उसके सेट को डिस्ट्रॉय कर नेक्रोस को फ्री कर देता है। तभी नेक्रोस एक स्टोन स्टेच्यू में बदल जाता है, बिल्कुल अपने पुराने गार्डियन की तरह। फिर म्यून रियल वर्ल्ड में वापस आकर ग्लिम के पिघले हुए स्वरूप को आकार देता है और उसके शरीर को मून के छोटे से टुकड़े के साथ उनके पवित्र स्थल पर रख देता है। वे दोनों गार्डियंस अपने टेंपल की ओर वापस आ जाते हैं। सोहोने अपनी गलती पर माफी मांगते हुए म्यून को अब तक का सबसे महान गार्डियन बताता है। सब कुछ ठीक होने के बाद दिन और रात वापस अपने नॉर्मल रूटीन में आ जाते हैं। कुछ समय बाद ग्लिम की भी आंखें खुल जाती है। मून और फोस्पो की शक्ति के साथ अब वह न तो दिन में पिघलती है और न ही रात के ठंड में जमती है। वह सीधे म्यून के पास चली जाती है और उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और यहीं पर यह कहानी समाप्त हो जाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। साइन आउट।